साल था 1919। वर्ल्ड वॉर वन, द ग्रेट वॉर, अभी अभी खत्म हुआ था। बट इंडिया के लिए एक नई और शायद उससे भी बड़ी लड़ाई बस शुरू होने वाली थी। ये कहानी है उस मोमेंट की जब इंडिया की आज़ादी की लड़ाई कुछ लोगों के मूवमेंट से आगे बढ़कर एक ऐसी लहर बन गई जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। देखो, 1919 से पहले आज़ादी की लड़ाई थी, ज़रूर थी, लेकिन अक्सर कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित थी। पर आफ्टर द वॉर समथिंग चेंज्ड। सडनली इस तरह के मैसिव जुलूस, ये रैलीज आम हो गए। ये मूवमेंट अब सिर्फ वेल एजुकेटेड एलीट लोगों का नहीं रहा, ये एक मास मूवमेंट बन रहा था जिसमें बिल्कुल नए लोग जुड़ रहे थे और स्ट्रगल के नए तरीके अपनाए जा रहे थे। अ नेशन वॉज ट्रूली वेकिंग अप। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? आज की हमारी जर्नी शुरू होगी उस डीप क्राइसिस से जो इंडिया ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद फेस किया। फिर हम मिलेंगे एक नए लीडर से जो अपने साथ एक अनोखा, यू कुड से, सुपर पावर लाए, सत्याग्रह। विल सी कि इस आइडिया को कैसे टेस्ट किया गया और कैसे एक ब्लैक एक्ट ने पूरे देश में आग लगा दी, जिसकी वजह से जलियनवाला बाग की टेरिबल ट्रेजेडी हुई। और आखिर में विल अंडरस्टैंड कि इन सब ने मिलकर इंडिया के सबसे बड़े मूवमेंट्स में से एक नॉन कोऑपरेशन की नींव कैसे रखी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि चलो अब मुश्किलें कम होंगी, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इंडिया के लिए वॉर का एंड शांति नहीं लाया। इनफैक्ट इट वॉज द ऑपोजिट। इसने देश को एक बहुत ही गहरे क्राइसिस में धकेल दिया था। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, आप उस वक्त के एक आम हिंदुस्तानी हैं। वॉर का खर्चा निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अचानक रोजमर्रा की चीजों के दाम डबल कर दिए, एक नया इनकम टैक्स भी लगा दिया। फिर वो आपके गांव आते हैं और नौजवानों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लेते हैं। और जैसे इतना काफी नहीं था, आपकी फसल खराब हो जाती है। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, एक जानलेवा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से हमला हो रहा था और इसकी कीमत चुका रहा था आम आदमी। और इसका ह्यूमन कॉस्ट, इट वॉज शॉकिंग। द 1921 सेंसस रिवील्ड कि फैमिन और एपिडेमिक से 12 से 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। पीपल हैड होप्ड देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर, बट नथिंग चेंज्ड। इसी नफरत और निराशा के माहौल में अ न्यू लीडर वॉज अबाउट टू इमर्ज विद अ रेडिकल न्यू आइडिया। वो लीडर थे, ऑफ कोर्स, महात्मा गांधी, जो जनवरी 1915 में इंडिया लौटे। और वो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ वो आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत ही पावरफुल, गेम चेंजिंग वेपन लाए थे। एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पावरफुल आइडिया इंडिया में पैदा नहीं हुआ था। इसे साउथ अफ्रीका की आग में फोर्ज किया गया था, जहां गांधी ने एक रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ इंडियंस के राइट्स के लिए सक्सेसफुली फाइट की थी। वहीं पर उन्होंने प्रोटेस्ट का अपना यह अनोखा तरीका डेवलप किया था। तो आखिर ये सत्याग्रह है क्या? इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, सत्या मीनिंग ट्रूथ और आग्रह मीनिंग टू होल्ड फर्म। इसका मतलब था ट्रूथ की पावर पर टिके रहना। गांधी जी का सिंपल बिलीफ था कि अगर आपका कॉज सच्चा है, अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। आप नॉन वायलेंस से अपने ओप्रेसर की कॉन्शियस को, उसकी आत्मा को जीत सकते हो। एंड डोंट मिस्टेक दिस फॉर वीकनेस। गांधी जी ने खुद कहा था कि सत्याग्रह कमजोरों का हथियार बिल्कुल नहीं है। ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि एक इंटेंस, एक्टिव फोर्स है। एक सत्याग्रही अपने दुश्मन को दर्द नहीं देता, बल्कि उसके अंदर के सच को जगाने की कोशिश करता है। इट इज सोल फोर्स। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज दिस वाज अ बैटल ऑफ मॉरल्स, नॉट मसल। नाउ, इंडिया आने के बाद गांधी जी ने तुरंत एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च नहीं किया। नो, लाइक अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने पहले अपने सत्याग्रह के आइडिया को छोटे पैमाने पर अलग अलग लोकल स्ट्रगल्स में आजमाने का फैसला किया, टू टेस्ट द वाटर्स, और ये शुरुआती टेस्ट दे वर इनक्रेडिबली सक्सेसफुल। 1917 में वो बिहार के चंपारण गए ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ किसानों का साथ देने। उसी साल उन्होंने गुजरात के खेड़ा में उन किसानों के लिए सत्याग्रह किया जो फसल खराब होने की वजह से टैक्स नहीं दे पा रहे थे। और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट किया। 3 अलग मुद्दे, 3 अलग जगह और तीनों में जीत। दिस आइडिया वॉज वर्किंग। इन छोटी जीतों से कॉन्फिडेंट होकर गांधी जी ने 1919 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का फैसला किया। और इसका ट्रिगर बना एक नया, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कानून, द रॉलेट एक्ट। ये एक बहुत ही अनजस्ट लॉ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंडियन मेंबर्स के जोरदार विरोध के बावजूद जल्दी जल्दी पास कर दिया। बेसिकली इस एक्ट ने पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा सकते थे। और सबसे खतरनाक बात, इसके तहत किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था।
Can you imagine? No trial, just 2 years in jail. It was truly a black act. इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी। उन्होंने 6 अप्रैल को एक नेशन वाइड हड़ताल यानी स्ट्राइक का आह्वान किया। एंड द रिस्पॉन्स वॉज ह्यूज। पूरे देश में रैलीज निकली, रेलवे वर्कशॉप्स में वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं, द एंटायर कंट्री वॉज प्रोटेस्टिंग एज वन। But the British administration was scared of this popular upsurge. उन्होंने नेशनलिस्ट को दबाना शुरू कर दिया और इसी रिप्रेशन के बीच एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी का त्योहार था और एक बहुत बड़ी पीसफुल भीड़ जमा थी। कुछ लोग वहां आए थे गवर्नमेंट के नए कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, लेकिन बहुत से लोग तो बस अपने परिवार के साथ सालाना बैसाखी मेला घूमने आए थे, टोटली अनअवेयर कि कुछ ही पलों में क्या खौफनाक होने वाला है। तभी जनरल डायर वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए और बिना किसी वार्निंग के उस पीसफुल भीड़ पर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। बाद में डायर ने खुद कहा कि उसका मकसद लोगों के मन में टेरर एंड ऑ यानी दहशत और खौफ पैदा करना था। बट द हॉरर डिडंट एंड देयर। जैसे ही इस मैसेकर की खबर फैली और लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए, गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन्हें दबाया। लोगों को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़कों पर कीड़ों की तरह रेंगने पर मजबूर किया गया। इस बढ़ती हुई हिंसा को देखकर महात्मा गांधी न्यू ही हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी ने रियलाइज किया कि राउलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, नो डाउट, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थीं। अब वक्त आ गया था एक और बड़े, एक मोर ब्रॉड बेस्ड, एक मोर यूनाइटेड मूवमेंट का। You see, the Rowlatt Satyagraha, for all its power, was still mostly limited to cities and towns. गांधी जी को समझ आ गया था कि आगे कोई भी मूवमेंट तभी सच में कामयाब हो सकता है जब वो और बड़ा हो। उसे पूरे इंडिया को जोड़ना होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ, एक होकर लड़ने के लिए तैयार करना होगा। यूनिटी वॉज की। इस नए मूवमेंट की इंस्पिरेशन उन्हें अपनी ही किताब हिंद स्वराज से मिली, और आइडिया इट वॉज अमेजिंगली सिंपल येट सो पावरफुल। ब्रिटिश रूल इंडिया में उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, बल्कि हमारे कोऑपरेशन की वजह से टिका हुआ है। अगर इंडियंस ने सिर्फ उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो गांधी जी ने कहा ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये नॉन कोऑपरेशन आखिर काम कैसे करता? वेल, द प्लान वाज टू अनफोल्ड इट इन स्टेजेस। स्टेप 1, लोग गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टाइटल्स और अवार्ड्स लौटा देंगे। Step 2 would be a total boycott of civil services, the army, police, courts and schools. Step 3, a boycott of all foreign goods. और अगर गवर्नमेंट ने ताकत का इस्तेमाल किया तो आखिरी स्टेप होगा एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करना। द प्लान वॉज सेट, और इस प्लान में विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन गया। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं था, इट वॉज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, अ कल्चरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन। The stage was set for a new, even bigger chapter in India's freedom struggle. तो इंडियंस के पास आज़ादी हासिल करने का एक नया पावरफुल प्लान था, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। लेकिन एक प्लान होना एक बात है, उस प्लान के पीछे पूरे देश को एक साथ खड़ा करना, दैट्स अ होल अदर चैलेंज। सो द बिग क्वेश्चन वाज, वुड द एंटायर कंट्री यूनाइट बिहाइंड दिस आइडिया? ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तो पिछली बार हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के बारे में बात की थी, लेकिन उस पूरे मूवमेंट के दिल में, उसके सेंटर में एक ही शब्द था, स्वराज। सुनने में कितना सिंपल वर्ड है ना, लेकिन इसका आइडिया बहुत पावरफुल था। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि स्वराज की इस एक कॉल को पूरे इंडिया में लोगों ने अलग अलग जगहों पर कैसे समझा और कैसे अपनाया। जरा सोचिए, गांधी जी ने तो एक ही नारा दिया था, स्वराज। मगर 1921 के इंडिया में इस एक लफ्ज़ का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। एक शहर के स्टूडेंट के लिए इसका मतलब कुछ और था, गांव के किसान के लिए कुछ और जंगल में रहने वाले एक ट्राइबल के लिए तो बिल्कुल ही अलग। तो आखिर ऐसी क्या आग थी इस एक शब्द में कि सबने इसे अपनी लड़ाई जोड़ ली? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। तो ये मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले इसकी आवाज़ गूंजी बड़े बड़े शहरों में। यहाँ पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ली। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया।
शहरों में इसका असर तो एकदम जबरदस्त था। ब्रिटिश सिस्टम को चैलेंज करने के लिए हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया। बड़े बड़े लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बेसिकली जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस इंडिया को चला रहे थे, लोगों ने उन्हें अचानक से रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया और विदेशी सामान, खास करके कपड़ों की होली जलाई गई। और इस बॉयकॉट का असर सिर्फ सोशली नहीं, इकोनॉमिक भी था। जरा नंबर्स देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ एक साल में 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़े का इंपोर्ट 102 करोड़ से गिरकर सीधा 57 करोड़ पर आ गया, ऑलमोस्ट आधा। ये दिखाता है कि जब लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो कितना बड़ा फर्क ला सकते। तो शहर के मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से आज़ादी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। अपना देश, अपना सामान, अपना सिस्टम। सिंपल। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये जोश हमेशा कायम नहीं रह सका। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। पहली बात, खादी का कपड़ा महंगा था और गरीब लोग रोज रोज इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने ब्रिटिश स्कूल्स और कोर्ट्स तो छोड़ दिए, पर उनका कोई इंडियन अल्टरनेटिव आसानी से अवेलेबल नहीं था। आखिर पेट पालने के लिए और फ्यूचर के लिए उन्हें मजबूरन वापस जाना पड़ा। ये तो थी शहरों की कहानी, लेकिन जब स्वराज की ये आग, ये आवाज गांव में पहुंची, तो वहां इसके मायने बिल्कुल अलग थे। क्योंकि वहां किसानों की लड़ाई एक अलग ही दुश्मन से थी। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये बेगार। इमेजिन कीजिए, आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, दिन रात मेहनत करवाई जा रही है, और उसके बदले में कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। यही शोषण, यही एक्सप्लॉयटेशन किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत थी। अवध में किसानों के लीडर थे बाबा रामचंद्रा। उनकी लड़ाई ब्रिटिश से नहीं थी, उनकी लड़ाई थी उन तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड से जो उनसे डबल ट्रिपल रेंट लेते थे और बेघर करवाते थे। उनकी डिमांड्स बहुत सिंपल थी, हमारा रेंट कम करो, बेगार बंद करो, और जो लैंडलॉर्ड्स हम पर जुल्म करते हैं उनका सोशल बॉयकॉट करो। उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनका कोई काम नहीं करेगा। जवाहरलाल नेहरू खुद किसानों से मिलने गए तो वो उनकी हिम्मत और डिसिप्लिन देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने लिखा कि किसानों के अंदर इतना गुस्सा था, इतनी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शांत थे। उनके उस शांत बिहेवियर ने नेहरू जी को नॉन वायलेंस की असली ताकत का एहसास कराया। तो देखिए, ये ही फर्क था। गांव के किसानों के लिए स्वराज का मतलब अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था। उनके लिए स्वराज था अनओप्रेसिव लैंडलॉर्ड से आज़ादी, महंगे रेंट से आज़ादी और इस बेगार प्रथा से आज़ादी। उनका स्वराज उनकी ज़मीन और उनकी मेहनत से जुड़ा हुआ था। चलिए अब शहरों और गांवों से निकलकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स के घने जंगलों में। यहाँ रहने वाले ट्राइबल्स ने स्वराज का मतलब एक बिल्कुल ही अलग और शायद सबसे रैडिकल तरीके से समझा। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक नया फॉरेस्ट लॉ बनाकर इन ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए थे। अब वो ना तो अपने पशु चरा सकते थे, ना ही जंगल से फल या लकड़ी ले सकते थे। उनका घर ही उनसे छीन लिया गया था। ऊपर से उनसे रोड बिल्डिंग के लिए बेघर भी करवाया जाता था। उनके लीडर थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर, अल्लूरी सीताराम राजू। वो कहते थे कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो आने वाला कल देख सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं। और उनका तरीका गांधी जी के नॉन वायलेंस से एकदम अलग, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर, छुपकर हमला करना। सो इनके लिए स्वराज का मतलब था अपनी जंगल के अधिकार, अपनी ट्रेडिशनल राइट्स वापस पाना। और इसके लिए वो हिंसा या फोर्स यूज करने को बिल्कुल सही मानते थे। वो गांधी जी की ग्रेटनेस की बात करते थे, उनसे इंस्पायर्ड थे, लेकिन उन्हें लगता था कि आज़ादी सिर्फ बल प्रयोग से, यानी फोर्स से ही मिल सकती है। अब हम अपनी आखिरी ग्रुप की तरफ चलते हैं, असम के चाय के बागानों में काम करने वाले वर्कर्स। इनकी कहानी और इनका स्वराज का सपना शायद सबसे पर्सनल और सबसे अलग था। ये वर्कर्स एक कानून के अंदर फंसे हुए थे, द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस कानून के हिसाब से वो बिना परमिशन के टी गार्डन्स छोड़कर जा ही नहीं सकते थे, और ये परमिशन उन्हें शायद ही कभी मिलती थी। वो एक तरह से कैद थे अपने ही देश में। तो सोचिए, ऐसे लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब होगा। इनके लिए स्वराज का मतलब था उस कैद से आज़ादी, आज़ादी से घूमने का हक, और सबसे ज़रूरी अपने गांव, अपने घर वापस जाने का हक। जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि गांधी राज आ रहा है और अब सबको उनके गांव में ज़मीन मिलेगी और वो आज़ाद होंगे। तो यहाँ हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, एक शब्द स्वराज,
लेकिन इसके मतलब कितने सारे। शहर के मिडिल क्लास को चाहिए थी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, अवध के किसानों को लैंडलॉर्ड से मुक्ति, गुडिम के ट्राइबल्स को अपने जंगल के अधिकार, चाहे फोर्स से ही सही, और प्लांटेशन वर्कर्स को बस घर जाने की आज़ादी। सभी महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे, गांधी राज का नारा लगा रहे थे, लेकिन उन सब के लिए आज़ादी के मायने उनकी अपनी तकलीफ़ों से, उनके अपने दुख से जुड़े थे। ये अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग सपने अपने अपने तरीके से चल रहे थे। पर फिर फरवरी 1922 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की दिशा ही बदल कर रख दी। यह घटना हुई चौरी चौरा में, गोरखपुर के पास। यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही भीड़ का पुलिस के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसमैन की मौत हो गई। यह एक बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट था। हिंसा की खबर सुनकर महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि उनका सत्याग्रह का मैसेज लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगा कि एक बड़े मास स्ट्रगल के लिए लोगों को पहले ठीक से ट्रेन करना जरूरी है। इसलिए फरवरी 1922 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। मूवमेंट अचानक रुक गया, लेकिन आज़ादी की आग बुझी नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया और पहले से ज़्यादा डिटर्मिन्ड चैप्टर शुरू होने वाला था। मूवमेंट वापस लेने के बाद कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग ओपिनियंस थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसी सीनियर लीडर्स अब मास स्ट्रगल से थक चुके थे और काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेकर सिस्टम के अंदर से ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करना चाहते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स फुल इंडिपेंडेंस के लिए एक और बड़े जन आंदोलन की मांग कर रहे थे। अगले कुछ साल इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत तेज़ी से बदलाव आए। 1922 में मूवमेंट खत्म हुआ, फिर 1928 में साइमन कमीशन के आने पर गो बैक साइमन के नारे गूंजे। 1929 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का एक अनक्लियर सा ऑफर दिया। इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर एक नया और क्लियर डिमांड जोर पकड़ रहा था, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो चुका था, आज़ादी का सपना अब और बड़ा हो गया था, पूर्ण स्वराज। पर अब इंडिया ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल कैसे करेगा? आज़ादी की लड़ाई का अगला कदम क्या होगा? इसका जवाब हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एवरीवन, चलिए डाइव इन करते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक में। आज हम उस कहानी को एक्सप्लोर करेंगे जिसने एक पूरी नेशन को एक पावरफुल एम्पायर के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया था। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, एक चुटकी नमक जैसी मामूली चीज ब्रिटिश राज जैसे विशाल एम्पायर की नींव कैसे हिला सकती है? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? और पता है क्या, उस सवाल का जवाब इस एक इमेज में छुपा है। ये है दांडी मार्च, और यही वो स्टोरी है जिसमें हम आज गहराई से उतरने वाले हैं। लेकिन मार्च शुरू होने से पहले एक आइडिया आया, एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जिसने इस पूरी मूवमेंट के लिए स्टेज सेट कर दिया। तो हुआ ये कि दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर, और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा गोल डिक्लेयर किया, पूर्णा स्वराज। इसका मतलब था कि अब उन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, नहीं, अब उन्हें चाहिए थी कंप्लीट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। और फिर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लोगों ने ये प्लेज लिया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। बहुत से आम लोगों के लिए फ्रीडम या स्वराज अभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, एक ऐसी चीज जिसे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और यही तो मेन चैलेंज था। महात्मा गांधी जानते थे कि पूर्ण स्वराज के इस बड़े से आइडिया को एक आम हिंदुस्तानी की डेली प्रॉब्लम से, उनके कॉन्क्रीट इश्यूज से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। पर सवाल था कैसे? और उन्हें इसका जवाब एक ऐसी जगह मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, हमारे, आपके, सबके रसोई घर में। नमक, सॉल्ट। सोचो ये कितना परफेक्ट सिंबल था, क्योंकि नमक अमीर हो या गरीब सब इस्तेमाल करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे अपनी मोनोपोली बना रखी थी और उस पर भारी टैक्स भी लगाया हुआ था। ये टैक्स ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव, सबसे अत्याचारी चेहरा दिखाता था, एक कॉमन प्रॉब्लम जो पूरे देश को यूनाइट कर सकती थी। तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा। उसमें 11 डिमांड्स थीं और सबसे इंपॉर्टेंट थी नमक टैक्स को हटाना। बेसिकली ये एक अल्टीमेटम था, अगर 11 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू हो जाएगा। पर इरविन, वेल, ही वॉज नॉट रेडी टू नेगोशिएट, और बस द स्टेज वॉज सेट। और इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे फेमस मार्चेस में से एक शुरू हुई,
एक ऐसी यात्रा जो आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल देगी। पिक्चर दिस, गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हैं। 240 माइल्स का सफ़र 24 दिन तक, रोज़ लगभग 10 माइल्स चलकर वो डांडी के कोस्टल टाउन तक पहुंचे। रास्ते में जहां भी वो रुकते, हज़ारों लोग उन्हें सुनने आते और फाइनली 6 अप्रैल को समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानून तोड़ा। ये सिर्फ एक वॉक नहीं थी, इट वॉज अ पावरफुल एक्ट ऑफ पीसफुल डिफाइंस। Now, this is super important to understand. ये पहले के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले लोगों से सिर्फ कोऑपरेट ना करने को कहा गया था। इस बार उनसे ना सिर्फ कोऑपरेट करने से मना किया गया, बल्कि ओपनली और एक्टिवली कॉलोनियल लॉज को तोड़ने के लिए कहा गया। जैसे ही ये मूवमेंट आग की तरह पूरे देश में फैला, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग हुई और किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, कॉलोनियल गवर्नमेंट घबरा गई और उन्होंने इसका जवाब एज यू कैन सी ब्रूटल फोर्स से दिया। पीसफुल सत्याग्रही इस पर हमले हुए और तो वो बच्चों को भी पीटा गया और अंदाजा लगाइए लगभग 1,100,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी खुद भी शामिल थे। इतने सारे लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन क्या स्वराज का मतलब सबके लिए एक ही था? लेट्स फाइंड आउट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां इस मूवमेंट की कम्प्लेक्सिटी साफ दिखती है। स्वराज का मतलब हर ग्रुप के लिए अलग था। रिच पेजेंट्स के लिए, जैसे गुजरात के पटीदार्स, ये हाई लैंड रेवेन्यूज के खिलाफ एक लड़ाई थी। पुअर पेजेंट्स चाहते थे कि उनका अनपेड रेंट माफ हो जाए। और बिजनेस क्लास के लिए इसका मतलब था बिजनेस पर से कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस का खत्म होना। सबका अपना स्वराज था। और हजारों औरतें फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने घरों से बाहर निकलें। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने देश की सेवा को अपना एक पवित्र कर्तव्य, अ सेक्रेड ड्यूटी माना। दिस वाज ह्यूज। लेकिन जब इतनी सारी अलग अलग उम्मीदें और सपने हों तो यूनिटी में थोड़ी दरारें आना नेचुरल था, राइट? सो व्हाट हैपेंड? वेल, जब 1931 में मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया तो कई ग्रुप्स जैसे रिच पेजेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। फिर गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी लंदन गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, पर वहां नेगोशिएशंस फेल हो गए। उन्होंने आकर 1932 में मूवमेंट दोबारा लॉन्च किया, पर तब तक वो शुरुआती जोश और मोमेंटम थोड़ा खत्म हो चुका था। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी लोग गांधी जी के नॉन वायलेंस के रास्ते से अग्री नहीं करते थे। भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज का एक अलग विजन था। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, क्रांति से मिलेगी। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मूवमेंट एक परफेक्ट यूनाइटेड फ्रंट नहीं था। कई ग्रुप्स पीछे छूट गए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आ रहे थे। कांग्रेस ने पुअर पेजेंट्स के नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया, इस डर से कि लैंडलॉर्ड्स नाराज हो जाएंगे। और बहुत समय तक कांग्रेस ने दलित्स के कंसर्न्स को भी अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया। तो भले ही आगे चलकर ये मूवमेंट धीमा पड़ गया, ये आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इसने लोगों की इमेंस पावर को दिखाया, पर साथ ही इंडियन सोसाइटी के अंदर के डीप चैलेंजेस को भी सामने लाया। और यहीं हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हम आज की डाइवर्स नेशन को यूनाइट करने के चैलेंजेस के बारे में सबसे बड़ा लेसन क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। Hello, everyone, and welcome. Today, we're diving into nationalism in India. Now, we often think of the freedom struggle as this one moment where everyone in the country came together against the British. But was it really that straightforward? Let's peel back some of the layers of this incredible story. So this brings up a huge question right at the start. Sure, everybody wanted freedom from British rule, but did the word freedom actually mean the same thing to every single person? I mean, think about it. Did a farmer in a village and a big industrialist in a city see freedom in the exact same way? What about a Dalit leader versus a Congress leader? Let's find out. And this is where we start to see some of those cracks in the idea of a perfectly united front. It turns out that not every social group was jumping into movements like the civil disobedience movement with the same level of excitement. And there were some really good reasons for that, based on their own unique struggles and what they hoped to achieve. A perfect example of this is the Dalit community. Their participation in the civil disobedience movement was, well, pretty limited, especially in places like Maharashtra and Nagpur. And that's because for them, the fight wasn't just against the British. They were also battling centuries of social discrimination from within their own society. So for them, freedom meant a whole lot more than just getting rid of a foreign power.
And what's really fascinating is this clash of visions between two of the era's greatest leaders. On one side, you have Mahatma Gandhi. His focus was on social integration. He called Dalits Harijans, which means children of God, and he strongly believed that creating separate voting systems would just divide society even more. But on the other side, you have Dr. B.R. Ambedkar. He was laser-focused on political empowerment. He argued that social problems could never be fixed until Dalits had real political power in their hands. So what is this separate electorate thing they were arguing about? Well, it's pretty simple. It's a system where people from a specific group, like Dalits, for example, would only vote for candidates who were also from the Dalit community. Dr. Ambedkar saw this as the only guaranteed way for Dalits to get true representation and have their voices heard in government. This whole issue became a massive deal, and it all came to a head with something called the Pune Pact. So here's what happened. Dr. Ambedkar goes to the Second Roundtable Conference and demands separate electorates. The British government, seeing a chance to divide the movement, actually agrees. Well, Gandhiji, who was in jail at the time, saw this as a disaster that would shatter Hindu society forever. So he began a fast unto death to protest it. In the end, Dr. Ambedkar had to make a tough choice, and he accepted Gandhi's position, leading to this compromise, the Pune Pact. So, here's the key takeaway from the pact. It did not give Dalits separate electorates, but it did give them reserved seats in the legislative councils. The catch was, they would be voted in by everyone, the general electorate. It was a compromise, a middle path. But even after this, the Dalit movement stayed pretty cautious and, frankly, a little skeptical of the Congress-led national movement. Okay, now let's switch gears a bit. It wasn't just the Dalit community that had a complex relationship with the movement. The response from many of India's Muslim political organizations to the civil disobedience movement was also, well, kind of lukewarm. There was this growing feeling of alienation, and we really need to understand why. So, a few things were happening all at once. First, after the non-cooperation Caliphate movement faded away, that strong sense of Hindu-Muslim unity started to weaken. Then, by the mid-1920s, the Congress Party started to look, to many Muslims, like it was getting a little too cozy with openly Hindu nationalist groups like the Hindu Mahasabha. This sparked a real fear that in a future independent India, their unique culture and identity might just get swallowed up by the Hindu majority. And the communal clashes that were breaking out only made that fear feel more real. And this fear wasn't just a quiet worry. It was given a powerful voice by major thinkers like Sir Muhammad Iqbal. In 1930, while he was president of the Muslim League, he basically said that the demand for separate electorates was vital for protecting the political interests of Muslims. He saw India not as one single nation, but as a collection of different communities, each with a right to its own culture. This quote really gives you a window into the thinking behind the push for political safeguards. Okay, so we've talked a lot about the political differences, the things that were pulling people apart. But the story of nationalism isn't just about politics. At the very same time that all this was happening, there was a huge cultural effort to do the opposite, to bring people together and create this shared feeling of being one nation. And this is such a powerful idea, right? That when political agreements are hard to come by, you can try to build a sense of unity in other ways. Nationalist leaders used everything they could, symbols, songs, retelling history, folklore, to try and create a sense of collective belonging. Take a look at this picture of Bal Gangadhar Tilak. See how he's surrounded by all these different religious buildings? You've got a temple, a church, and a masjid right there with them. This wasn't an accident. This was a deliberate attempt to visually show that the national movement was for everyone, for all faiths. And popular prints like this were an amazing way to get that message into people's homes. Another incredible symbol was the image of Bharat Mata, or Mother India. Now look at the painting on the left by Abanindranath Tagore. She looks like an ascetic, she's calm, spiritual, almost divine. But as time went on, that image started to change. Now look at the one on the right. Wow, what a difference. Here she's holding a trident, a trishul, and she's with a lion and an elephant. These are all symbols of power and authority. You can literally see the idea of the nation evolving right in these two pictures. So people were using all kinds of tools to build this nation. You had leaders traveling to villages, collecting old folk tales and songs to remind people of their rich culture. Flags became huge symbols of defiance, first the Swadeshi flag, and later Gandhi's Swaraj flag with the spinning wheel in the center. And, maybe most importantly, people started reinterpreting history. They fought back against the British narrative that Indians were backward by writing new histories that celebrated India's amazing achievements in the past. But, and
this is a really big but, there was a problem with some of these efforts. A lot of the time, the history being glorified was the ancient Hindu past. The images being used, like Bharat Mata, were often filled with Hindu symbols and ideas. And because of that, people from other communities, especially Muslims, started to feel alienated, like this new national story didn't really include them. So, let's wrap this all up. As we've seen, the story of Indian nationalism isn't some simple straight line. It's a story about a single shared goal, freedom, but told through many, many different voices. Just look at this photograph from the Quit India movement. It says it all, doesn't it? The freedom struggle wasn't just fought by a handful of famous leaders. It was fought by millions of ordinary people, by peasants, workers, students, and as you can see here, by so many women. And every single one of those groups had their own hopes, their own fears, and their own vision for what freedom would look like. So the real takeaway is this. The fight for freedom wasn't just a fight against the British. It was also a constant struggle to manage all of these differences inside the movement itself. Unity was never a given. It would be created, then it would break apart, and then people would have to work like crazy to build it all over again. It was a messy, dynamic, and continuous process. And that leaves us with one final big question to think about. How does a nation with so many different communities, so many different ideas, and so many different voices ever find a single harmonious tune? That was the challenge back then, and in many ways it's still the challenge for India, and really for many countries, today. Something to think about. Thanks for joining me.